इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी अंडर बायोटेक्नोलॉजी। ऐसा होता है कि आंसर इज बिल्कुल सही बात है। डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन डजंट कम अंडर बायोटेक्नोलॉजी। आंसर इज फॉल्स। ईएफबी का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ईएफबी डेफिनेशन ऑफ बायोटेक एनकम्पासेस ओनली मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। तो आंसर इज फॉल्स। इसमें क्या है? मॉडर्न भी है और साथ में जो ट्रेडिशनल व्यू है वो भी है, लेकर के चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ केमिकल साइंसेस एंड ऑर्गेनिजम्स cells part thereof and molecular analogs for product and services is called biotechnology। ऐसा होता है क्या? तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि इसमें यहाँ पे ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नेचुरल साइंसेस। इंटीग्रेशन ऑफ केमिकल साइंस एंड नेचुरल साइंस, ठीक है। द टू कोर टेक्निक्स दैट एनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर genetic engineering and bioprocess engineering. Maintenance trial ambience and chemical engineering process to enable the growth of only desired microbe is called bioprocess engineering. Use of dash and dash in RDT overcome the limitation of traditional hybridization, gene cloning and gene transfer. Can foreign DNA multiply when it enter into a cell without integrating into host genome? Answer is no. फॉरेन डीएनए जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करता है। अगर वो होस्ट के जीनोम के अंदर आएगा तो उससे अगर वो इंटीग्रेट नहीं होगा तो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो ये कहना चाह रहा है। डैश इज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। कौन है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये साइट्स होती है डीएनए के अंदर जहां पर से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कहीं पे से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दें अपन, ये पॉसिबल नहीं है नेचुरली। फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इट नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम विच हैज स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज। कौन से? अभी अपन ने पढ़ा ओआरआई। तो जैसे तुम्हें अगर कोई पीस ऑफ डीएनए को रेप्लिकेट कराना है तो उस पीस ऑफ डीएनए के आगे क्या होना चाहिए? ओआरआई होना चाहिए, तभी वो रेप्लिकेट होगा। ऐसे एकदम नहीं हो सकता है। ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्राक्रोमोसोमल डीएनए इज प्लाज्मिड बोला जाता है। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज फॉर्म बाय डैश एंड डैश इन द ईयर डैश बाय वर्किंग ऑन डैश बैक्टीरिया। तो कौन ने बनाया था? स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। इन ईयर कौन से? 1972 में इन्होंने बनाया था बाय वर्किंग ऑन बैक्टीरिया। कौन सा? साल्मोनेला टाइफूरियम। प्लाज्मिड ऑफ डैश बैक्टीरिया वाज टेकन एंड देन इज इंसर्टेड आफ्टर मॉडिफिकेशन इन डैश बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? सैल्मोनेला टाइफीरियम। कौन से बैक्टीरिया के अंदर? ई कोलाई याद रखेंगे। डैश एक्ट एज अ वेक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच्ड टू इट। कौन एक्ट करता है? प्लाज्मिड एक्ट करता है। डैश आर नोन एज मॉलिक्यूलर सीदर्स। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। The linking of antibiotic resistant gene with a plasmid vector become possible with the enzyme। तो कोई भी दो अगर तुम्हें डीएनए के पार्ट्स को लिंक करना है, जोड़ना है, तो उसको क्या बोलते हैं? लाइगेशन बोला जाता है। तो लाइगेशन मतलब क्या हो जाएगा? डीएनए लाइगेज इसमें यूज होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज प्रोड्यूस्ड इन वीवो एज इट इज मेड इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर है इसलिए इसको इन वीवो बोलना चाहिए, है ना। बात समझ में आ रही है? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर आएगा इन विट्रो बोलते हैं। ई कोलाई इज नॉट क्लोजली रिलेटेड टू सैल्मोनेला टाइफी। ऐसा है कि आंसर इज फॉल्स। दोनों क्लोजली रिलेटेड होते हैं, तभी इतना कुछ हम कर पाते दोनों के साथ। बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिजम्स आर। क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए करते हैं कि कौन सा डीएनए हमें डालना है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए करते हैं, डीएनए उसके अंदर अपन भेज देते हैं। और मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए, उसको मेंटेन करके रखेंगे कि जीनोम में वो बना रहे। फंक्शन ऑफ द टू एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर्क। तो कौन से दो एंजाइम थे? तो देखो मैंने तुम्हें बताया था कि बैक्टीरियोफेज और और बैक्टीरिया का दोनों का बहुत ज्यादा टाइट लड़ाई चलती रहती है। बैक्टीरियोफेज ऐसे मैकेनिज्म इवॉल्व करता है जिससे कि वो बैक्टीरिया को मार सके, और बैक्टीरिया ऐसे मैकेनिज्म इवॉल्व करता है जिससे कि वो बैक्टीरियोफेज को उसको इन्फेक्ट होने से बचे। ई कोलाई ने ऐसे क्या चीजें बनाई? तो उसने क्या किया? उसने ऐसे दो एंजाइम बनाए। पहला था जो ऐड करता है मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप करता है डीएनए को ऐड, ठीक है। और दूसरा है जो कट करता है डीएनए को। तो ऐसे उसने दो एंजाइम बनाए। तो जैसे ही बैक्टीरियोफेज आता था उसके डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता था तो वो इनएक्टिवेशन हो जाता था, या फिर उसको कट कर देता था तो इनएक्टिवेशन हो जाता था। फर्स्ट एक्सटेंशन एंडोन्यूक्लियस वाज। आंसर इज हिंड 2। हिंड 2 फंक्शनिंग डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक आरएनए सीक्वेंस। ऐसा होता है क्या? आंसर इज फॉल्स। डीएनए सीक्वेंस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस? तो मान लो तुम्हारा डीएनए सीक्वेंस है, तो एक्सोन्यूक्लियस जो होता है ना, वो जो है एंड्स ऑफ डीएनए है, वहां से ही कट करेगा, वहां से ही न्यूक्लियोटाइड को निकालेगा। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस है, अंदर, एंडो मतलब अंदर की तरफ, तो वो कट करता है एट स्पेसिफिक पोजीशन एट डीएनए। स्पेसिफिक पोजीशन में कट कर सकता है कहीं पे भी, उसको एंड से कोई लेना देना नहीं है। हाउएवर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नेम्ड, कैसे इनका नाम किया जाता है, नॉमेनक्लेचर काइंड ऑफ कैसे किया जाता है? तो देखो फर्स्ट लेटर जो होता है वो कम आता है फ्रॉम द जीनस, ठीक है। जैसे ई को R1 सुना होगा, तो ये कैसे आता है? फर्स्ट लेटर आता है फ्रॉम द जीनस जिस बैक्टीरिया से डिराइव्ड है, तो ई कोलाई से डिराइव्ड होता है, तो ई आ गया। बाद के जो दो लेटर होते हैं वो आते हैं फ्रॉम द स्पीशीज। तो ई कोलाई का क्या है? स्पीशीज नाम है कोलाई, तो कोलाई का सीओ ले लेंगे तो इको, ठीक है, इको आ गया। वन लेटर फ्रॉम द स्ट्रेन, तो जो
स्ट्रेन इकोलाई की होती है, आर स्ट्रेन होती है, तो अपन आर लिख देते हैं। और अगला इसके बाद क्या है, रोमन नंबर लिख दिया जाता है, तो जैसे कि इको आर वन। तो ये इको आर वन क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हो जाता है, जो कि इकोलाई से डिराइव्ड है, उसके आर स्ट्रेन से डिराइव्ड है। रोमन नंबर इन द नेम ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या बताता है, तो ये बताता है कि ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स आर आइसोलेटेड, मतलब कि सबसे पहले जो इकोलाई से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट हुआ था वो ये था, क्योंकि इसका नंबर क्या है 1 है। इसके अलावा इको आर 2 है, तो मतलब वो उसके बाद निकाला गया है। हिंड टू रिकॉग्निशन सीक्वेंस हैज हाउ मेनी बेस पेयर्स, कितने बेस पेयर हैं, 6 होते हैं। जैसे कि तुमने एक का सुना होगा GAATTC, तो ये हिंड 2 का नहीं है, लेकिन इसमें भी कितने 6 हैं, तो इस तरीके से हिंड 2 के भी 6 होते हैं। टुडे वी नो मोर देन डैश नंबर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट आर आइसोलेटेड फ्रॉम डैश स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। आज हमें कितने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बताए, 900 के बारे में बताए, आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। सम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैव द सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस, आंसर इज फॉल्स। सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो भी होते हैं उनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस सबका अलग अलग होता है। इको आर वन, आर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ, आर क्या चीज है, मैंने आपको बताया था आर क्या है, स्ट्रेन से डिराइव हुआ है। इको आर अनकन फ्रॉम द बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया से मिलता है, तो ई कोलाई से तो मिलता ही है, उसमें भी RY13 से मिलता है। स्ट्रेन क्या है इसका, RY13। रिसेशन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक डैश इन द डीएनए, क्या रिकॉग्नाइज करता है, स्पेसिफिक पैरेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पैरेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ इको आर वन इज, तो मैंने अभी आपको बताया GAATTC जो होता है ये इको आर वन का है। इसमें तुम देखोगे तो इसकी एक तरीके से अभी उल्टा पढ़ोगे ना इसके, तो वो भी सेम आएगा। जैसे सी से कौन बाइंड करता है G, T से कौन बनता है A, इससे भी A, और यहाँ से भी तो लिखोगे तो ये आ जाएगा उल्टा, GAATTC आ गया। तो डैश कट डीएनए स्टैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैरेंड्रोमिक साइट, तो कौन कट करता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आफ्टर कटिंग व्हाई डू स्टिकी एंड्स फॉर्म, तो जब अपन कट करते हैं तो स्टिकी एंड्स बन जाते हैं, क्योंकि जैसे तुमने कट लगाया तो कट में क्या होगा, जैसे ये कट जो है, ये जो सीक्वेंस है इसे कट कर दिया जाएगा, ये वाला कट, ठीक है। लेकिन साहब आपने कट तो कर दिया, लेकिन वो फिर से भी तो जुड़ सकते हैं, तो इस तरीके से वो स्टिकी होते हैं, मतलब वो कहीं से भी जाके जुड़ सकते हैं अगर उनको ऐसा तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है। तो एक तरीके से वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं विद कॉम्प्लीमेंट्री कट पार्ट। वी कैन क्रिएट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय कटिंग वेक्टर एंड सोर्स डीएनए विद डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, आंसर इज फॉल्स। कट बाय सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही कट होना चाहिए। डीएनए फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड बाय टेक्निक नोन एज, कौन सी टेक्निक होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बताओ, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द मैट्रिक्स यूजेस ऑफ डैश मटेरियल व्हिच इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश, तो कौन से मटेरियल की मैट्रिक्स होती है जी, एगारोस, जो कि सी वीड से निकलता है। एगारोस जेल प्रोवाइड डैश इफेक्ट, कौन सा, सीविंग इफेक्ट, नीट में आ चुका है ये बहुत बार। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद डैश फॉलोड बाय एक्सपोजर टू डैश, ये क्या होता है, इथिडियम ब्रोमाइड, याद रखिए, फॉलोइंग एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। रेड या ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए आर सीन, कैसा होता है जी, तो ऑरेंज कलर होता है। द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगारोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, दिस स्टेप इज नोन एज, क्या बोलते हैं इस स्टेप को, इल्यूशन बोला जाता है। ऑल टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड आर प्रेजेंटेड इक्वल नंबर इन द सेल, ऐसा है क्या, आंसर इज फॉल्स। अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड है तो उनका अलग अलग यूज है, उनका अलग अलग प्रेजेंस है। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपिंग नंबर इन द लिंक्ड डीएनए, कौन होता है, ORI। टू गेट मेनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर हुज डैश सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। अभी आपको दिखाया कि ORI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर, वही ओरिजिन जो है वो जो है सपोर्ट जो करेगा हाई कॉपी नंबर अगर सपोर्ट करेगा तो इनके ज्यादा हमें टारगेट जीन्स की कॉपी मिल जाएगी। तो अगर ऐसा ORI जिसके ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हमें हाई कॉपी नंबर है जिसके अंदर, तो उसके वजह से ज्यादा टारगेट डीएनए की हमें कॉपीज मिल जाएंगी। नॉर्मली ई कोलाई करी रेजिस्टेंस टू एम्पिसिलिन, आंसर इज फॉल्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसके अंदर नहीं होता है। गिव एग्जांपल ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स ऑफ ई कोलाई, जैसे कि एम्पिसिलिन हो गया, क्लोराम्फेनिकोल हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया और कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन्स। तो ये क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर्स है। रिकॉग्निशन साइट शुड बी प्रेफरेबली सिंगल या डबल इन अ वेक्टर, कैसे होनी चाहिए, तो सिंगल होनी चाहिए। व्हाट आर ट्रांसफॉर्मेंट्स, जैसे मान लो ये तुम्हारे सेल्स हैं, तुमने यहाँ पर डाला वो प्लाज्मिड बना के, अपने तुमने वेक्टर से बना के और प्लाज्मिड यहाँ पर डाल दिया। अब कुछ लोग तो उस प्लाज्मिड को ले लेंगे, कुछ बैक्टीरिया कुछ नहीं लेंगे। तो जो बैक्टीरिया ने अब जेनेटिक मटेरियल ले लिया है उन्हें क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेट्स। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि तुमने जब बनाया प्लाज्मिड, तो जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा सॉल्यूशन होगा उसमें सारे प्लाज्मिड के अंदर तुम्हारा जो डिजायर्ड जीन है वो है। जैसे जब भी हम ये प्रोसेस करते हैं कि हमने वेक्टर लिया और उसमें अपना वो डाला डिजायर्ड जीन सीक्वेंस, तो कुछ में रह जाता है, कुछ प्लाज्मिड्स में नहीं होगा वो। और ट्रांसफॉर्मेट्स वो बंदा है जिसने ले लिया है, जैसे कोई तो आदमी लेगा ही नहीं और कोई
ले लेगा। अब लेकिन ले लिया इसका मतलब जरूरी नहीं कि उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच गया, जो डीएनए हमें पहुंचाना था उसके अंदर पहुंच गया, क्योंकि हो सकता है उसमें ऐसा प्लाज्मिड हो जिसके अंदर बनाते समय वो डीएनए गया नहीं था। तो इस वजह से क्या होता है कि एक नई टर्म निकालनी पड़ी, रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट कौन है? जिन्होंने ले भी लिया है प्लाज्मिड और जिनके पास वो वाला प्लाज्मिड पहुंच गया है जो हम पहुंचाना चाहते हैं, जो डिजायर्ड डीएनए पहुंचाना हम उनके अंदर चाहते हैं। तो टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स इन पीबीआर 322 आर। तो पीबीआर 322 एक वेक्टर है, इसके अंदर होता है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। पीबीआर 322 है रिस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर कौन कौन से हम बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए इसके पास साइट है। तो एक हमारे NO3 के लिए, दूसरा इको R1 के लिए, बाम H1 के लिए, साल 1 के लिए है, ठीक है, याद रखना PBU2 के लिए, PST1 के लिए, क्ला1 के लिए, और भी पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई द क्लोनिंग वेक्टर इन DICAQ1, ठीक है। तो ये बताओ कौन सा वेक्टर है ये? तो ये क्या है? PBR 322, अभी अपन ने जो पढ़ा PBR 322 है। और इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो इसमें ए जो है ना क्ला1 के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट है, बी क्या है? बी भी जो है हमारी HIND3 के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक, किसके लिए है? ये है बाम H1 के लिए, डी किसके लिए? साल 1 के लिए, ई है PBU2 के लिए, एफ किसके लिए है जी? PST1 के लिए, जी किसके लिए है? PBU1 के लिए, एच किसके लिए है? किसके लिए है? इको R1 के लिए। पी का मतलब क्या है? यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। क्यू का मतलब क्या है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। आर मतलब क्या है यहाँ पे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और एस मतलब क्या है? ROP। आरओपी जीन कोड फॉर किसके लिए कोड करता है? जो प्रोटीन प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। प्लाज्मिड को भी तो रेप्लिकेट कराना पड़ेगा ना, उसमें आरओपी हेल्प करता है। रिस्ट्रिक्शन साइट इन टर्ट RR। तो कौन कौन सी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन साइट है? तो अभी मैंने आपको बताया कि इनमें कौन सा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हमारा ये क्यू वाला है। इसमें क्या क्या हमें देखने को मिली? एक हमें देखने को मिली साल 1 और दूसरी हमें बाम H1। एम्प्ट-R मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में कौन से रेजिस्टेंस साइट है? तो इसमें क्या है? PBU1 और PST1 जैसे। तो इन सब में 1-1 है, ये अपने को याद होना चाहिए। और इनमें P 2 बार आ रहा है, PBU और PST। और इसमें तो सादा बालक है ना, साल 1 और बाम, ऐसे याद रख सकते हो, सादा वाला। रिस्ट्रिक्शन साइट इन ROPs रेप्लिकेशन ऑफ PBU2 है इसमें। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स या रिकॉम्बिनेंट्स। इंसर्शनल एक्टिवेशन क्या होता है कि इसमें हमने इंसर्ट किया और ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, कौन? जिसके अंदर इंसर्ट हुआ है प्लाज्मा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? रिकॉम्बिनेंट्स के बारे में। ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर रिकॉम्बिनेंट्स भी आ जाएंगे और ऐसे बंदे भी आ जाएंगे जिनके पास प्लाज्मिड तो है लेकिन वो किसी काम का नहीं है, तो हमें उन्हें भी एलिमिनेट करना है। ये डिफरेंस है ट्रांसफॉर्मेंट्स और रिकॉम्बिनेंट्स के अंदर। इन क्रोमोजेनिक सिलेक्शन डीएनए इज इंसर्टेड इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डैश एंजाइम। कौन सा एंजाइम? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इन एब्सेंट ऑफ एनी इंसर्ट कॉलोनी कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। इन प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट कॉलोनी कलर कैसा होता है? नो कलर, कोई कलर नहीं होता। डैश इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ टीडीएनए। कौन डिलीवर करता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस पैथोजन मोनोकोट या डाइकोट? डाइकोट का है। टीडीएनए ट्रांसफर नॉर्मल सेल टू डैश सेल। कौन से सेल? रेट्रोवायरस सेल। इन एनिमल हैविंग द एबिलिटी टू ट्रांसफर नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। किसके पास होती है एबिलिटी? रेट्रोवायरस के पास। याद रखेंगे कि नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल बना देता है। प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। डीएनए कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन नॉर्मली। ट्रू, सही बात है। बैक्टीरिया आर मेड ऑफ कंपोनेंट बाय ट्रीटिंग देम विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डैश आयन, कैल्शियम आयन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फोर्स्ड इनटू सेल बाय चेंजिंग टेंपरेचर। तो क्या होता है? सबसे पहले हम सेल को इंक्यूबेट करते हैं आइस के ऊपर। आइस के ऊपर उसको रखेंगे, देन उसको हीट शॉक दे देंगे, एकदम से उसको गर्म पे रख देंगे। तो वो क्या पगला जाएगा। अरे वो सोचेगा भाई साहब ये क्या हुआ मेरी जिंदगी में, तो पगला जाएगा, तो वो परेशान हो जाएगा। फिर उसको फिर से आइस पे रख देंगे तो बिल्कुल ही बेवला हो जाएगा, बावड़ा हो जाएगा, करेगा भाई मेरे को नहीं पता, तुम लोग जो करना करो, मेरे को माफ कर। तो हाथ जोड़ लेता है, इस वजह से हम उसके अंदर कुछ भी डाल देते। तो हीट शॉक इज ऑफ डैश डिग्री सी। कितने डिग्री सी का होता है? 42 डिग्री सी का। इन डैश मेथड रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट या एनिमल। कौन से मेथड के अंदर? माइक्रो इंजेक्शन के अंदर, इनटू एनिमल के अंदर। इन प्लांट या एनिमल cells are bombarded with high or low velocity microparticles of dash and dash encoded with DNA in the method known as dash or dash। तो ये होता है अपना प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में जो है सेल बम्बार्ड करते हैं विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड के और टंगस्टन के कोडेड विद डीएनए इन द मेथड नोन एज, क्या बोलते हैं? मेथड बायोलिस्टिक्स या फिर जीन गन, नीट में आ चुका। व्हाट प्रोसेस शोन इन DICAQ2? स्पूलिंग बोलते हैं इसको। डैश इज यूज्ड टू ब्रेक बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स, डैश इज यूज्ड टू ब्रेक प्लांट सेल एंड डैश यूज्ड टू ब्रेक फंगल सेल। तो बैक्टीरिया को तोड़ने का क्या काम आता है? लाइसोजाइम, जो आपने सुना होगा हमारी आंसुओं में भी प्रेजेंट होता है। फिर प्लांट सेल को तोड़ने का काम आता है सेलुलेस, और फंजाई को काइटिनेस। प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रिसिपिटेट्स आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ किसके? तो इथेनॉल के आगे। क्यों इथेनॉल में ऐसा क्या है
तो इथेनॉल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत लोअर होता है। डीएनए जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है वो इथेनॉल में सॉल्युबल नहीं होती, क्योंकि डीएनए पोलर है और इथेनॉल क्या है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो है, वो नॉन पोलर। तो डीएनए जो कि पोलर आदमी है, जब उसको चिल और ज्यादा किया जाएगा इथेनॉल को, तो डीएनए बाहर निकल आएगा, प्रेसिपिटेट आउट किया जाएगा। दैट इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। कौन? एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करते हैं। डीएनए मूव्स थ्रू द एनोड या कैथोड? एनोड के थ्रू। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। 3 स्टेप्स ऑफ पीसीआर आर क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन। इन पीसीआर साइकिल रन 30 टाइम्स, इट विल प्रोड्यूस कितने टाइम्स द इनिशियल अमाउंट ऑफ डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस पुट इन द सिस्टम। तो कोई पीसीआर साइकिल अगर 30 बार चलाओगे तो कितनी बार डीएनए जो है बन जाएगा अपने डिजायर्ड डीएनए? कितने बन जाएंगे? तो 2 की पावर 30 आंसर हो जाएगा। डैश नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन विल बी प्रोड्यूस आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट 2 साइकिल्स ऑफ पीसीआर। अब इसका आंसर लोग समझेंगे कि 2 की पावर 2 होगा, आंसर 4 आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है, तो इसके ऊपर बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन है, मैं कभी आपको बताऊंगा। बट एक्चुअली पीसीआर में जो 2 की पावर 2 का फॉर्मूला है, ये इनिशियल के स्टेप्स में लागू नहीं होता है कि इनिशियल फर्स्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद जब ये बहुत ज्यादा बार जो है अपना रिपीटेशन हो रहा होता है, उसके बाद ये फॉर्मूला अराउंड एक्यूरेट मेजरमेंट देने लगता है टू द डिजायर्ड सीक्वेंस के नंबर। ऐसा रहता है। प्राइमर इज द डीएनए या आरएनए, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड या डाइन्यूक्लियोटाइड? तो प्राइमर हमारा डीएनए है, और डीएनए विद अ ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड फॉर्म। डीएनए पॉलीमरेज इन पीसीआर इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। आंसर इज Thermus aquaticus. The DNA polymerase in PCR is known as Taq polymerase. Ultimate aim of RDT is to produce desired DNA. Answer is false. जो लास्ट एम है वो हमारा है to produce desired protein. जो प्रोटीन का भी जो भी चीज हमें जानना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, वो चीज, ना कि डीएनए। अ सिंपल स्टेट टैंक, तो हमें ये देखने को मिल रहा है क्या क्या है इसके अंदर। ये क्या है? एसिड बेस जो है ये मेंटेन करने काम आता है, पीएच मेंटेन करने काम आता है। बी क्या है? स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, इसे यहाँ पे देते हैं। सी क्या है हमारा? तो स्टेराइल एयर यहाँ पे दिलती है। डी क्या है हमारा? कल्चर ग्रोथ है। ई क्या है हमारा? फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर। एफ क्या है हमारा? ये फोम ब्रेकर है, जो भी फोम बनता है तो उसको ब्रेक कर देगा। और जी क्या है? हमारी मोटर है, जिससे हम चेकिंग करते रहेंगे। अब एक और चीज, स्पीड स्ट्रेट ट्रैंक बायोरिएक्टर आर शोन डिगा की 4 ए और बी को लेबल करना है। तो ए क्या होगा इसमें? तो तुम देख रहे हो यहाँ पे ये इस तरीके से फॉर्म ले रहा है, ये सीधा नहीं है, बल्कि एक तरीके से थोड़ा सा प्रोजेक्शन वगैरह ले रहा है। इससे हमारा कहता है इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाता है। और बी क्या है हमारा? गैस एंटरटेनमेंट है, गैस अंदर जो है हमारी छुप जाती, दब जाती है। इफ एनी प्रोटीन एनक्लोजिंग जीन इज एक्सप्रेस इन अ हेटेरोलोगस होस्ट, इट इज कॉल्ड डैश प्रोटीन। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। इन कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम सेल आर इन लॉग या लैग फेज? आंसर इज लॉग फेज में होता है। लॉग या फिर लैग फेज इज द फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज। कौन सा फेज होता है? तो लॉग फेज होता है, याद रखना। लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज इसको बोला जाता है। इन बायोरिएक्टर डैश एंड डैश लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड। तो 100 से लेके 1000 तक। कॉमनली यूज बायोरिएक्टर आर ऑफ डैश टाइप। कौन से टाइप के होते हैं? स्टीयरिंग टाइप के होते हैं, जो मैंने आपको दिखाया ये, ठीक है, ये स्टीयरिंग टाइप का एक बायोरिएक्टर है। स्टेट टाइप है कर्व या फ्लैट बेस? कैसा दिख रहा है? कर्व दिख रहा है, फ्लैट दिख रहा है इसका, तो कर्व बेस होता है। बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग डिजायर्ड प्रोडक्ट। इट हैज मेनी सिम्टम्स अटैच्ड टू देम, फॉर दिस नेम देम ऑल। तो ये बोल रहा है कि बायोरिएक्टर में बहुत सारी चीजें अटैच होती हैं, तो सारे के नाम बताओ क्या क्या उनको अटैच रहता है। तो सबसे पहले क्या होता है? एजिएटर सिस्टम होता है, जो एजिटेट करता है, मतलब कि मिक्स करता है जो भी चीज आई है। दूसरा क्या होता है? ऑक्सीजन डिलीवरी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो दुनिया में देखो, तुम्हें भी पता है, मैं हूं ना तुम हो। तीसरा क्या है? फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, फोम कंट्रोल करा जाता है। चौथा क्या है? टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि टेम्परेचर नहीं बढ़े ज्यादा और आराम से काम चलते रहे। तो पीएच सेंटर को कंट्रोल करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है? हमें बैक्टीरिया ग्रो करना है। तो बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए हमें चाहिए करेक्ट टेम्परेचर हो, करेक्ट पीएच हो, फोम वोम ज्यादा नहीं बने और ऑक्सीजन भरपूर हो। और आखिरी क्या है? सैंपलिंग पोर्ट्स होने चाहिए, जिससे हम सैंपल में ले पाए कि भैया जो हम बना रहे हैं वो कहीं उल्टा सीधा कुछ और तो नहीं बना दिया, कहीं जहर वहर तो नहीं पिला रहे। तो ये दिक्कत के लिए सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन करेक्टली रिफर टू एज क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है साहब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। नीट में आ चुका है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इन क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग इज द सेम फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। आंसर इज फॉल्स। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा, कैसा प्रोडक्ट है। फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो थ्रू डैश एज इन केस ऑफ ड्रग्स। जो भी तुम कुछ बनाओगे, मेडिसिन, वैक्सीन, जो भी तुम बनाते हो, उनकी क्रिटिकल ट्रायल्स होंगे, तभी जाके वो फाइनली मार्केट में उतरेंगे एज अ ड्रग के। मेथड रिमूविंग प्लाज्मिड फ्रॉम सेल एंड देन रीइंसर्टिंग देम इन अदर सेल वो डेवलप बाय। तो एक इसका खुरापाती दिमाग था कि भैया एक में से प्लाज्मिड निकालो, दूसरे में डाल दो। कौन सा थे ये? तो स्टेनली कोहेन थे ये। डैश ऑब्जर्व दैट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैज द कैपेबिलिटी टू ऑफ कटिंग डीएनए स्ट्रैंड्स इन अ पर्टिकुलर फैशन व्हिच लेफ्ट स्टिकी एंड्स ऑन द स्ट्रैंड। हर्बर्ट बोयर साहब ने ये चीज देखी थी। स्टडी ऑफ प्लाज्मिड्स वाज डन बाय बोयर या कोहेन? किसने स्टडी किया था इसको? कोहेन साहब ने किया था। कोहेन एंड बोयर आइसोलेटेड
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जैसे हमारे जो बोलते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने एंटीबायोटिक जो है डिस्कवर करी थी, उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डिस्कवर किया। द फंक्शनिंग ऑफ HEND2 वाज डिपेंडेंट ऑन अ स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस व्हिच वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड डैश ईयर्स लेटर, 5 साल बाद। दिस इज एन एंडोन्यूक्लियस का डीएनए स्टैंड्स एट इट्स डैश बैकबोन, शुगर फॉस्फेट की जो बैकबोन होती है उस पे। द डीएनए ट्रांसफर इज यूज्ड डीएनए पॉलीमरेज फॉर न्यू होस्ट या ओल्ड होस्ट, किसके लिए? न्यू होस्ट के लिए। ई कोलाई कट द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सेट, कहां पे कट करता है? तो GAATTC है, ये तो अपने को समझ में आता है कि ये सीक्वेंस है ई कोलाई का, लेकिन इसमें एक कट कहां पे करता है ये नहीं पता होता बच्चों। तो ये कहां पे कट करता है? यहाँ पे G और A के बीच में ये कट मारता है। मतलब कि इसको पूरा तो सीक्वेंस चाहिए ये पता लगाने के लिए अब मुझे कट मारना है, लेकिन ये कट कहाँ मारता है? एक ही जगह, नहीं कि सब जगह कट मारता है। सम प्लाज्मिड हैव डैश टू डैश कॉपीज पर सेल व्हाइल अदर्स में हैव डैश टू डैश कॉपीज, 1 से 2 कॉपी, कुछ के बाद तो 15 से लेकर 100 तक की कॉपी होती है। तो डीएनए कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, प्यार करता है ये पानी से। डैश इंक्रीज द एफिशिएंसी व्हाइल डीएनए एंटर द बैक्टीरिया, कौन इंक्रीज करता है? Ca2 प्लस डाइवर्जेंट कैटायन। डैश एनेबल बैक्टीरिया टू टेक अप डीएनए, कौन एनेबल करता है? हीट शॉक से बैक्टीरिया डीएनए को ले लेता है, जब उसको हम बिल्कुल तगड़ी वाली हीट मारते हैं तो डीएनए को ले लेता है। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, जब हम बड़ा सा खूब बढ़िया एकदम मस्त बिजनेस करने के लिए आजकल चल रहा है कि कई लोग जो बी फार्मा ले लेते हैं, तो फार्मा में क्या रहता है कि बंदा जो है दवाई बनाता है, अगर तुमने एक बार बढ़िया दवाई बना दी तो कोई डॉक्टर वॉक्टर की कमाई उसके कुछ सामने नहीं है, तो मस्त पैसे कमाओगे बढ़िया, तो इनका सीन ऐसा रहता है। लेकिन दवाई कितने लोग ही बना पाते तो नहीं पता है, मुझे पता है। तो ये सीन है। ईच एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए, बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेरर इन अ बायोरिएक्टर? कोई भी स्टेरर है तो साहब उसका पहली बात तो हमें भी पता है कि इसको घुमाने का काम आता है और ऑक्सीजन सप्लाई को सब जगह पहुंचाने का काम आता है, क्योंकि स्टेर करके फायदा होता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट rDNA emerged from the possibility of linking genes encoding for antibiotic resistance to Salmonella typhimurium। ये बिल्कुल सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। In the given figure the lane has undigested DNA, कौन सी लेन पे undigested DNA सबसे ज्यादा है? 1 2 3 4, कौन सी में हमें अनडाइजेस्टेड डीएनए ज्यादा दिख रहा है? तो लेन 1 में, क्योंकि यहाँ पे देखो तुम कितने मोटे मोटे ये हो रखे हैं, इसका मतलब कि अनडाइजेस्टेड इसमें ज्यादा है और बाकियों में कम है थोड़ा इसके कंपेरिजन में।